कोलिजन में मैंने आप लोगों को हेड ऑन कोलिजन सिखाया था और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, याद है? यस सर। उसी में आज हम लोग ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के समय कि ऑब्लिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेते हैं, याद है? उससे कुछ क्वेश्चंस भी कराए होंगे, यस सर। है ना? तो इलास्टिक और इनइलास्टिक का जो डेफिनेशन है वो वही है, आपको सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लेना है, बाकी सब कुछ वैसे ही जैसा कि नॉर्मल कोलिजन में करते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन समझने के लिए एक क्वेश्चन कीजिए। ये दिखा आप लोगों को? यस सर। इसको अटेम्प्ट कीजिए।
बोलो, किसी को कुछ आया? नो सर। क्या किया जो नहीं आया, या कुछ नहीं किया, इंतजार कर रहा है मेरे करने का? सर वो एंगल नहीं मिल रहा। ए, सबसे आसान चीज है एंगल मिलना। देखो, इसका पेरिफेरी और इसका सेंटर एक लाइन पे है ना? है यस ऐसा? सर। यस सर। ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यस सर। सो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस 2r होगा। यस सर। ये डिस्टेंस 2r दिख रहा है। यस सर। ये डिस्टेंस r दिख रहा है। यस सर। तो ये 2r और ये r है, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यस सर। और बोलो, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। कोशिश करो 5 मिनट और।
मी दे दिया असले तू नसते दिदा नाही रे पण मला पाहिजे नाही दिला त्यापेक्षा मी नाही देणार आहे. तू काल 500 रुपये कुछ आगे बढ़े? यस सर। ये एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, पूरे कोलिजन का सब कुछ सिखा देगा आपको। थोड़ा एक आधे स्टेप आगे बढ़े। चलो फर्स्ट ए पार्ट तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कर देने का। So both of same radius but masses are 2 kg and 4 kg. So ये मास मान लो, इसका मास मान लो m1 2 kg है, इसका मास m2 4 kg है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा ये बता दो मुझे। √3। कितना? एक्सप्रेशन बताओ। ये 60 है तो ये 30 डिग्री, सो 4 cos 30 डिग्री प्लस ये 60 है तो ये 32 cos 30 डिग्री। यस सर। तो दोनों मिला के 6 cos 30 डिग्री, तो दोनों मिला के 6 into √3/2 दैट इज 3√3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। ए पार्ट में कहता है द कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और बी पार्ट में कहता है फाइनल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इन दोनों का मतलब समझ आता है क्या डिफरेंस है कॉमन वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का? नो सर। नहीं, कोई बोलो। नहीं, ठीक है, मेरी बात सुनिए। कॉमन वेलोसिटी का मतलब हो गया, सब लोग ध्यान से सुनेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने दिया है। ये कॉन्सेप्ट ऑब्लिक कोलिजन क्या प्लेन कोलिजन हर जगह काम आएगा। कॉमन वेलोसिटी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों टकराया, फिर दोनों सेपरेट हुआ, जो भी हुआ, कोई भी कोलिजन हो, लेकिन जब टकराया तो जितनी देर एक दूसरे के कांटेक्ट में है उतनी देर तो कुछ कॉमन वेलोसिटी होगी ही। यस सर। जैसे एक बॉल इधर से आया, एक बॉल इधर से आया, दोनों टकराया, जितनी देर तक साथ रहे उतनी देर तक कॉमन वेलोसिटी है, उसके बाद सेपरेट हो गए तो कॉमन वेलोसिटी वो हुआ जितनी देर तक वो साथ में है ना। और Yes. फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। Yes. दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ आया? यस फाइनल वेलोसिटी और कॉमन वेलोसिटी में? यस सर। Yes sir. ठीक है, बस अब हो जाएगा। सो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, जब तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तब तक दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है, सो नेट फोर्स 0। Yes sir. So net Yes, sir. force on the system along line of impact
इज इक्वल टू 0। Yes, Yes, sir. इसका sir. मतलब है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। Yes, sir. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 cos 30 डिग्री माइनस 4 इंटू 2 cos 30 डिग्री along line of impact वही गलत आई बात समझ में? सर वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये 4 cos 30 का साइन ऐसा होगा, ये 2 cos 30 का साइन ऐसा होगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया along line of impact। इसका मतलब हो गया कॉमन वेलोसिटी along line of impact 0 होगा। Yes, sir. अगर ये 0 नहीं आता तो हम क्या लिखते? 4 kg प्लस 2 6 kg इंटू वी ऐसा लिखते। है ना? अगर ये 0 नहीं आता तो, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो 4 प्लस 2 इंटू वी कॉमन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए, बट इनिशियल 0 हो गया तो वी कॉमन 0 हो गया। ये बात समझ आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मैं क्या बोलता हूँ, इसको आप लोग एक क्वेश्चन मत समझिए, ए बी सी डी ई एफ मिला के ये 6 क्वेश्चन है। तो ए पार्ट अगर समझ में आया, बी पार्ट खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा एक बार? Yes, sir. खुद से कोशिश कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसको कॉपी कर लीजिए और बी पार्ट खुद से कोशिश कीजिए जरा।
बोलो, हुआ कुछ? आगे हुआ कुछ? Yes, sir. बताइए क्या आया आंसर? 2 root 3 and root 3. 2 रूट 3 और रूट 3 दो, ये दोनों वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऐसा? मैंने अलग अलग निकाला दोनों का. हाँ हाँ, गलत आया थोड़ा। चलिए बी पार्ट देखिए, अब सब लोग इधर देखिए, लिखना बंद कीजिए, सब लोग देखिए। बी पार्ट पूरा डायग्राम में बस एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। कोलिजन से पहले ए की वेलोसिटी इधर कितनी थी और बी की वेलोसिटी इधर कितनी थी? इधर मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर। तो ये 4 का 4 cos 30 इधर था, 4 sin 30 इधर था, Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. ए की वेलोसिटी 4 sin 30 इधर थी, तो ये वेलोसिटी हो गई 4 sin 30 डिग्री, और ये वेलोसिटी इधर कितनी है? 2 2 sin sin. 30 डिग्री। Yes, sir. तो ये रेड वाला अनचेंज रहेगा, फाइनल वेलोसिटी में भी ये दोनों पोर्शन तो अनचेंज रहेगा ना, Yes, sir. क्योंकि दोनों एक दूसरे पर जो भी इम्पल्स लगाया है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लगाया है। Yes, sir. इसका ये वाला कंपोनेंट मान लेता हूं मैं V1 है, और इसका ये वाला कंपोनेंट मान लेता हूं मैं V2 है, ठीक है? इसका मास था 2 kg अगर याद हो तो, और इसका मास था 4 kg। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 दिया हुआ है, Yes, sir. मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1/3 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 1/3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऊपर कैलकुलेट किया कितना था? ऊपर कैलकुलेट किया था ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3 root 3. 3√3, तो इंटू 3√3, तो ये हो गया √3 मीटर पर सेकेंड। इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या दिखता है? V2 माइनस V1 दिखता है, Yes, sir. है ना? तो ये एक इक्वेशन मिल गया कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू √3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी बी पार्ट में हम लोगों ने देखा था मोमेंटम कंजर्वेशन से अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम। Yes, sir. तो इसका मतलब है 2v1 प्लस 4v2, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। Yes, sir. फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 मिल जाएगा हमें। Yes, sir.
क्या क्या मिलेगा? कुछ ऐसा दिख रहा है? ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सी पार्ट पे सोचिए।
बोलो सी पार्ट आया समझ में? बी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं किसी को? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये बात समझ आई किसी को? नो सर। नहीं, ध्यान से सुनो। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये तो मालूम है सबको। यस सर। तो डिफॉर्मेशन कब होगा? जब तक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराया है ना, और एक दूसरे से टकराने के बाद जिस कॉमन वेलोसिटी से चला, इन दोनों के बीच जो मोमेंटम का डिफरेंस है वो होगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और कॉमन वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस वो रिफॉर्मेशन। यस सर। थोड़ा ध्यान से सुनो लैंग्वेज। इनिशियल से कॉमन वेलोसिटी जब तक कांटेक्ट में रहा तब तक डिफॉर्म होता गया, जब Yes. रिफॉर्म होकर शेप रीगेन किया तो अलग हुआ। Yes. तो इनिशियल वेलोसिटी और कॉमन वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सिचुएशनल डिफरेंस, ये डिफॉर्मेशन कहलाएगा। और कॉमन वेलोसिटी से लेकर सेपरेट होने तक का इन दोनों के बीच का डिफरेंस रिफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है? यस यस सर। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 ऊपर वाला एक को अगर 1 कर लो तो इनटू v कॉमन माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी थी u1 उसका cos 30 कंपोनेंट, ये हो गया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और Yes. इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा? कॉमन से फाइनल, दैट इज m1 इंटू v1 जो ऊपर निकाला है माइनस v कॉमन, ये रिफॉर्मेशन होगा। वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना था? 4 kg या 2 kg? 2 kg। 2 kg। v कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग 0, u1 cos 30 2 kg का 4 था तो 4 इंटू √3/2 शायद। यस सर। Yes sir. ये हो गया -4√3 न्यूटन सेकेंड, और ये हो गया 2, v1 मिला -2/√3 -0, तो ये हो गया -4/√3 न्यूटन सेकेंड, ऐसा कुछ। यस ये सर। बात समझ आई? यस Yes. सर। तो ये सी और डी पोर्शन हो गया शायद। ई और एफ में देखो क्या पूछा है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, लॉस इन काइनेटिक, तो लॉस इन काइनेटिक तो निकाल लोगे। यस सर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, तो जब भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज होता है तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। यस सर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और कॉमन वेलोसिटी वाला काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। ओके सर। आई बात समझ में? यस Yes. सर।
potential energy of deformation तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी जिससे जब तक वो कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन होगा Yes, sir. Yes. है ना अप टू Yes. मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट ठीक है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अप टू मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट इसको मैं ऐसे लिख दूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अप टू मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट तो मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट वही होगा ना जब कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है Yes, sir. है ना तो ई और एफ कर सकते हो Yes, sir. ई और एफ कोशिश कीजिए ये टोटल 6 क्वेश्चन समझिए इसको ये एक 1 क्वेश्चन में दिया है मैंने बट टोटल 6 क्वेश्चन समझो हर एक क्वेश्चन थ्योरी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलिए। यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं ऑब्लिक कोलिजन के। एससी वर्मा से होमवर्क दिया था, किया है सबने? बोलो, बुक से जो होमवर्क देता हूँ करते हो? बाकी है थोड़ा सर। बाकी है, क्योंकि ये यस चैप्टर सर। खत्म होने आया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। तो चलो आगे ही थोड़ा पढ़ा देता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ, अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम। अभी तक मैकेनिक्स में हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें मास कांस्टेंट रहता था सिस्टम का, है ना? तो अगर मास वेरी करे तो क्या होगा? तो देखो, न्यूटन्स लॉ से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। यस सर। न्यूटन्स लॉ से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी, जो पहले करते आ रहे हैं, बट साथ ही साथ अगर मास वेरी करता है तो प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी भी होगा। तो एक्चुअल में फोर्स का इक्वेशन ये होना चाहिए एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी। एक्चुअल में तो फोर्स का इक्वेशन ये होना चाहिए ना, यस सर। यस सर। अगर वेरिएबल मास को काउंट करते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, दिस इज ड्यू टू वेरिएबल मास। यस सर। तो वेरिएबल मास होता क्या है वो तो देखिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। सपोज ये कोई सिस्टम है जो v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका मास है m। अब इसमें से कोई एक सिस्टम जिसका मास dm है वो डिटैच हो गया, तो ये बच गया कितना, m माइनस डी एम। यस सर। और इसकी वेलोसिटी हो गई लेट्स से v प्लस डी वी, और ये जो डिटैच हो गया इसकी वेलोसिटी कुछ भी किसी डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, वी आर। अच्छा, तो डीएम मास, इसमें से छोटा मास बड़े मास के रिस्पेक्ट में वी आर वेलोसिटी से डिटैच हुआ है। तो वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटैच्ड मास with respect to ओरिजिनल मास। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगा दें
अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सब लोग ध्यान से देखो, तो m इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी वेक्टर Yes, sir. प्लस dm इंटू ये जो vr वेक्टर है वो तो m माइनस dm के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको लिख सकते हैं vr प्लस v प्लस dv। Okay, sir. इस dm मास की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो यही होगी ना, vr प्लस v प्लस dv। Yes, sir. So m into v minus dm into v plus m into dv minus dm into dv plus dm into vr plus dm into v plus dm into dv। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये m into v, ये m into v कैंसिल हुआ, Yes, sir. प्लस dm into dv माइनस dm into dv कैंसिल हुआ, Yes, माइनस sir. Yes, dm sir. into v प्लस dm into v कैंसिल हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा बच गया m dv प्लस vr dm, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m dv बाई dt प्लस vr इंटू dm बाई dt, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं ये फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ VR इंटू डी एम बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, तो ये जो फोर्स है इसको थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर? Yes, दो sir. बातें हो सकती हैं, या तो मास इंक्रीज करे या मास डिक्रीज करे, यही दो बातें हो सकती हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो जब मास इंक्रीज करेगा तो dm बाई डी टी पॉजिटिव होगा, Yes, sir. तो अगर dm बाई डी टी पॉजिटिव है तो उस केस में थ्रस्ट फोर्स इज, ऐसे समझो dm बाई डी टी अगर पॉजिटिव है, dm बाई डी टी अगर नेगेटिव है, मास डिक्रीज कर रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स अपोजिट होता है। तो थ्रस्ट फोर्स इज along VR वेक्टर। और केस 2, if dm by dt is negative, then this thrust force is opposite to VR vector। अच्छा, देखने में थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन से आपको ऐसा लग रहा होगा, तो इस बात को हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे देखो, जैसे रॉकेट में से फ्यूल पीछे निकलता है तो थ्रस्ट आगे लगता है। Yes. Yes, sir. तो मास जब डिक्रीज हो रहा है Yes, तो थ्रस्ट sir. किधर लग रहा है,
जो बाहर निकल रहा है वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। यस सर। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आई मीन कैसे सॉल्व करते हैं इसके प्रॉब्लम को बताता हूँ। अच्छा ज्यादा दिख दिया, कहाँ तक था? इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिए? हो गया? यस सर। डन सर। डन सर। आवाज आ रही है? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
रॉकेट प्रोपोर्शन। सपोज मान लो ये एक रॉकेट है, जो ऊपर जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर u है, और इसमें से फ्यूल बाहर निकल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी vr से। ठीक है, Yes, sir. ये कहानी है t इज इक्वल टू 0 की। तो किसी टाइम के इसका मास है, मान लो m0 मास है, तो किसी टाइम के बाद इसका मास m हो गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई किसी टाइम t पर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे एक्ट करेगा और थ्रस्ट फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। Yes, sir. इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी VR इंटू dm/dt होगा। Yes, sir. तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखोगे तो जो सर नेट आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी बाकी लोगों को? Yes, sir. यस सर, क्रैकलिंग हो रहा है वॉइस में। अच्छा देखो देखो जरा सा इंटरनेट का क्या है। सर आवाज आ रहा है पर क्रैकल हो रहा है बीच बीच में। अच्छा ठीक है, देखता हूँ एक मिनट। स्पीड तो सही दिखा रहा है 1920 Mbps से ऊपर। सर देखो कहीं तो एफ नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं VR इंटू dm/dt माइनस mg, ऐसा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू dv/dt दिस इज इक्वल टू माइनस mg प्लस VR इंटू dm/dt। Yes, sir. ये हो गया dv/dt इज इक्वल टू माइनस g m से डिवाइड किया ना इंटू VR dm/m इंटू 1/dt, ऐसा कुछ। Yes, sir. Yes, sir. So dv is minus g dt plus VR into dm upon m। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे
t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u और मास m0 Yes, sir. इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी v और मास स्मॉल m। Yes, sir. Yes, sir. v minus u is minus gt plus vr ln of m upon m0 ऐसा होगा। yes, sir. Sir. तो v इज हाँ, इक्वल sir. टू u माइनस जी टी। अच्छा, m नॉट से छोटा होगा क्योंकि मास डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, log sir. x को माइनस log 1/x भी लिख सकते हैं। तो माइनस वी हाँ, आर sir. एल एन ऑफ एम नॉट अपॉन एम। ये Yes, sir. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। अगर वेरिएबल मास नहीं होता तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v इज यू माइनस जी टी इतना ही मिलता। ये वाला जो पार्ट है ये थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही मिला है। हाँ, sir. सर आपको वॉइस काफी क्रैक हो रहा है, हाँ, sir. अभी बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है आपका वॉइस। तो समझ भी नहीं आता। तब तक तुम लोग कॉपी करो इतना, मैं तब तक वॉइस का कुछ करता हूँ। रुको।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, Yes. sir. अभी आवाज कुछ ठीक हुई? नो सर। नहीं? नहीं सर, वैसा ही हो रहा है अभी भी। एक सेकेंड और देखो, लास्ट सेकेंड। अभी बताओ माइक्रोफोन चेंज करने से? नो सर। नहीं, कुछ नहीं कर सकता अभी से ज्यादा। सर बस समझ में आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है जो आप लोगों को पढ़ना है वेरिएबल मास सिस्टम में, वो है फॉलिंग चेन का। तो सेकेंड एग्जांपल है फॉलिंग चेन का। थ्रस्ट फोर्स ऑफ अ फॉलिंग चेन। मतलब यह है इसका, सपोज ये ग्राउंड है, ये एक यूनिफॉर्म चेन है, मान लो ऐसा। लेंथ का जो हैंग कर रहा है, यहाँ पर मान लो ये एक एक्सटेंशन है। तो इसको कट करेंगे अगर, तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, कुछ पोर्शन टेबल पे होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा ना। तो मान लो ये अपनी जगह से एक नीचे गिर गया, तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर फोर्स कितना लगेगा? तो ये जो जितना पार्ट है इसका वेट तो लगेगा ही लगेगा, इसका वेट तो लगेगा ही ना। हाँ सर। और साथ ही साथ ये अगर नीचे गिर रहा है v वेलोसिटी, जिस किसी भी वेलोसिटी से वो देखते हैं, उसके कारण थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। यस सर। है ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस केस में, तो mg नीचे और मास इंक्रीज कर रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा नीचे, और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, है ना? यस। तो इस केस में नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल mg प्लस थ्रस्ट फोर्स, ऐसा होगा। तो Yes, स्मॉल mg प्लस v इंटू dm/dt, यही होगा। यस सर। तो अगर x लेंथ ऑफ चेन नीचे गिरा हुआ है, तो स्मॉल m हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स। Yes, sir. प्लस v इंटू dm/dt। अब जरा सा ये dm/dt समझते हैं। तो अगर चेन v स्पीड से गिर रहा है किसी मोमेंट पर, तो फ्लोर पर 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में v लेंथ ऑफ चेन गिरेगा। Yes, sir. तुम अगर v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो,
v मीटर पर सेकेंड से अगर तुम दौड़ रहे हो तो 1 सेकेंड में v मीटर आगे जाओगे ना। Yes, हाँ sir. सर। वैसे ही ट्रेन sir. अगर v स्पीड से गिर रहा है तो हर 1 सेकेंड में v लेंथ ऑफ चेन में जितना मास होगा वही इंक्रीज करेगा। Yes, Yes. sir. तो dm बाई dt की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू v के बराबर। Yes, sir. 1 सेकेंड में v लेंथ ऑफ चेन में जितना मास होगा उतना ही मास इंक्रीज करेगा। हाँ सर। Yes, sir. तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनली f विल बिकम लैम्डा एक्स जी प्लस ये हो जाएगा लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। अब हर क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से। मेरा पर्पस था आपको सिर्फ ये सिखाना कि ये जो लैम्डा इंटू वी स्क्वायर है ये प्लस फोर्स होगा, है ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको। लिख लिया सबने? Yes, sir. इस चैप्टर में थ्योरी खत्म हो गई।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसटी वर्मा डिस्कस करेंगे, जिसका जो बचा हुआ है सब आप लोग कंप्लीट करके ले आइए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरा हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, कुछ नहीं करके लाओगे तो आगे पढ़ा दूंगा, और क्या, ठीक है। यस सर। तो डाउट वो है एसटीवी से जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अटेम्प्ट करके लाइए। ओके सर। ओके सर। चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर।